हेलो स्टूडेंट्स। विद्या सेतु में मैं शिवम वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ब्लड रिलेशन का स्लाइड खुला हुआ है, तो आज हम लोग ब्लड रिलेशन को पढ़ने वाले हैं, जो कि वर्बल रीजनिंग का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। वर्बल रीजनिंग, आई होप आप समझ पा रहे हैं वर्बल रीजनिंग क्या होती है। वन सेकेंड। वर्बल रीजनिंग का मतलब होता है जहाँ पे स्टेटमेंट्स, जहाँ पे सेंटेंसेस के फॉर्म्स में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। Questions are in the form of statement और sentences, या फिर ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस भी आप कह सकते हैं। जिसमें होता क्या है कि जैसे सिटिंग और पजल हो गया, तो वहाँ पे तो ढेर सारा स्टेटमेंट्स होगा, ढेर सारा सेंटेंसेस होगा, जो साथ मिला के एक क्वेश्चन बनता है, एक पैसेज बनता है, जिसको आप लोग कनेक्ट करके सॉल्व करते हो और अपना प्लॉटिंग बनाते हो, जिससे फिर आगे आपको 4 या 5 सवाल दिए रहते हैं एग्जामिनेशंस में, जिसकी आप जवाब देते हो। तो वर्बल रीजनिंग का मतलब यही हुआ। नॉन वर्बल क्या होता है? नॉन वर्बल जिसमें विजुअल सवाल, विजुअल चीज़ें आपके पास मौजूद हों और आपको उसी के अकॉर्डिंग सवालों के जवाब देने होते हैं। विजुअल मतलब जैसे आपके पास कोई फिगर आ गया, जैसे एम्बेडेड फिगर्स हो गया, मिरर इमेज हो गया, वाटर इमेज हो गया, ये सब चीज़ें क्या होती है, ये नॉन वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत आती है। इसमें आपको मतलब फिगर्स दिए हुए रहते हैं, फिगर्स या विजुअल्स, उसी के अकॉर्डिंग सवाल पूछे जाते हैं, कुछ तोड़ मरोड़ के, और कुछ नॉर्मल सवाल भी पूछे जाते हैं। एसएससी में ज़्यादातर नॉन वर्बल रीजनिंग का वेटेज होता है, बैंकिंग में ज़्यादातर वर्बल रीजनिंग का वेटेज होता है, और क्रिटिकल रीजनिंग का वेटेज होता है। क्रिटिकल रीजनिंग एक थर्ड पार्ट है, जहाँ पे आपके स्टेटमेंट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, इन्फरेंस, असम्पशंस, कॉज एंड इफेक्ट्स, ये सब आ जाते हैं, जहाँ पे आपको अपने मेंटल और सोशल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जवाब देने रहते हैं। आपको कोई स्टेटमेंट में एक सिचुएशन दिया रहता है सपोज़, उसके बाद आपको उस सिचुएशन को पूरा समझना है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना एक कंक्लूजन जनरेट करना है। वो कंक्लूजन एक आर्गुमेंट भी हो सकता है, कोर्स ऑफ एक्शन भी हो सकता है, इन्फरेंस भी हो सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग और क्रिटिकल रीजनिंग के बारे में आपको बताया, तो हम लोग फ़िलहाल बात कर रहे हैं ब्लड रिलेशंस की। तो वर्बल रीजनिंग का पार्ट है ब्लड रिलेशन। वर्बल रीजनिंग के और भी बहुत से पार्ट हैं यहाँ पे, जैसे कि हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि वन सेकेंड। जैसे वर्बल रीजनिंग का जो हमारा पार्ट है, इसमें सबसे पहले सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स आ जाते हैं। उसके बाद फिर हमारा ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ईटीसी। एक ऑर्डर एंड रैंकिंग को भी आप ले लो। यहाँ से आप देख रहे हैं कि सीटिंग पजल हो गया, ये दोनों अकेले 70 से 80% वेटेज रखते हैं, एटलीस्ट 70%। बैंकिंग एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ मैं। जहाँ मैं एसएससी की बात करता हूँ, नॉन वर्बल रीजनिंग का वेटेज ज़्यादा होता है और वर्बल रीजनिंग का वेटेज थोड़ा कम होता है, और ज़्यादातर सवाल नॉन वर्बल से ही पूछा जाता है एसएससी वगैरह में, एग्जामिनेशंस में। और एसएससी रेलवे का जो कहानी है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बस एसएससी में थोड़ा सा जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो थोड़ा ज़्यादा होता है रेलवे के कंपैरिजन में। रहा बात बैंकिंग का, तो बैंकिंग का लेवल तो और भी बहुत ज़्यादा होता है। जहाँ वर्बल रीजनिंग आ जाता है वहाँ लेवल अपने आप बढ़ जाता है, क्वेश्चंस का, एग्ज़ाम का, कट ऑफ का, सबका लेवल बढ़ जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत आते हैं।
जहाँ पे ऑर्डर जो आपका एक चैप्टर है ये कंपैरिजन बेस्ड पजल ही है। ये ऑर्डर आप ऐसा ही समझिए कि कंपैरिजन बेस्ड पजल है जिसके अंदर आपको पजल ही बनाना है। और ये जो रैंकिंग है, ये रैंकिंग, ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन डिस्टेंस, ये तीनों चैप्टर्स अगर आप शुरुआत में कवर अप कर लेते हैं तो आप सिटिंग और पजल्स बहुत अच्छे से बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि पिछली वीडियो में कि आप शुरुआत में मैं इन्हीं 3 चैप्टर्स पे काम करूँगा जो कि ब्लड रिलेशन है, उसके बाद डायरेक्शन डिस्टेंस है, उसके बाद हमारा रैंकिंग है। तो चूँकि मैं रैंकिंग पढ़ाऊँगा तो साथ में ऑर्डर भी पढ़ा दूँगा क्योंकि साथ में पढ़ाया जाता है। ये 3 चैप्टर्स जो हैं, ये 3 चैप्टर पढ़ाने के बाद हम लोग सीटिंग और पजल्स पे चलेंगे और उसके बाद जितने भी चैप्टर्स बच जाएँगे उनकी क्लासेस के साथ-साथ मैं कुछ क्वेश्चन आपको सीटिंग और पजल्स के भी देता रहूँगा साथ ही साथ। सपोज़ 40-50 मिनट्स की क्लासेस हुई, उसके बाद 10-20 मिनट मैं एक्स्ट्रा क्लास लूँगा। उसी क्लास में 1-2 क्वेश्चन या 2-3 सवाल मैं आपको सीटिंग और पजल के भी दूँगा। सपोज़ मैंने 3-4 क्लास में मैंने प्री का सवाल दे दिया, उसके बाद 1-2 क्लास में मैंने मेंस का सवाल दे दिया, तो सेशन अपने आप से चलता रहेगा। बाकी ये तीनों पढ़ाने के बाद मैं सीटिंग और पजल जब पढ़ाऊँगा वो लंबा चलेगा और उसमें हम लोग अलग-अलग तरह के सवाल देखेंगे, हम लोग कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। तो आइए धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं और ब्लड रिलेशन को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? सबसे पहली चीज़ कि हम लोग 3 एग्ज़ाम्स को कवर कर रहे हैं। कौन है वो 3 एग्ज़ाम्स? बैंकिंग, एसएससी, रेलवे और अदर एग्ज़ाम्स भी हैं जिसमें रीजनिंग आपकी अच्छी मात्रा में पूछी जाती है, बट मेनली हम लोग इन 3 एग्ज़ाम्स को कवर करेंगे। तो ब्लड रिलेशन में हम लोग सबसे पहले पढ़ना है टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या आते हैं, ठीक है। बेसिक बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। बैंकिंग की मैं बात करूँ तो बैंकिंग में आपको पैसेज बेस्ड सवाल एंड कोडेड ब्लड रिलेशन पूछा जाता है। एसएससी में एक आध बार मैंने पैसेज बेस्ड देखा था, कोडेड तो पूछा जाता ही है कभी कभार, बट ज़्यादातर यहाँ पे मिरर बेस्ड पूछा जाता है जिसको आप पॉइंटिंग भी बोलते हैं, पॉइंटिंग फिगर, पॉइंटिंग अ पर्सन। रेलवेज में भी बात उतनी ही रहती है। तो धीरे धीरे हम लोग इस टाइप्स के क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे, जो कि हमारा पहला टाइप मैंने आपको बताया यहाँ पे जो है पैसेज बेस्ड है, कोडेड है और मिरर बेस्ड भी सवाल करेंगे। पर चूंकि आज हमारा पहला क्लास है तो हम लोग थोड़ा बेसिक ही रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग एडवांस लेवल क्वेश्चंस को करेंगे और धीरे धीरे हम लोग अपना भी लेवल बढ़ाएंगे ताकि हम लोग एग्ज़ाम रेडी हो सके। तो ये रिलेशन मैप है। रिलेशन मैप को मैं पहले मैं नोटेशंस आप लोग को समझा देना चाहता हूँ, सिंबॉलिक नोटेशंस। ये क्यों नहीं चेंज हो रहा भाई? सिंबॉलिक नोटेशंस, ये सिंबॉलिक नोटेशंस मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ब्लड रिलेशन है तो हर इंसान के बीच में कुछ संबंध तो होगा ही। तो उस संबंध को बताने के लिए हम लोग सिंबल्स के द्वारा उन संबंध को हम लोग बताएंगे। पहला जो है वो है मेल का, सेकंड जो है वो फीमेल का। मेल को कुछ लोग स्क्वायर से भी डिनोट करते हैं और प्लस से भी डिनोट करते हैं, फीमेल को सर्कल से भी और माइनस से भी। बट आई विल टेल यू कि आप जो है वो आप इसके साथ जाए, ये ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि क्योंकि ये नोटेशंस आपका जब आप पैसेज ड्रॉ करेंगे तो आपका काम ये आसान कर सकता है। अगर आपकी इच्छा है इसके साथ जाने का तो आप इसके साथ भी जा सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं हम लोग रिलेशन के नोटेशंस की।
तो जो हमारा सिबलिंग्स का जो नोटेशंस होता है, उसके लिए हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। जनरेशन गैप होता है, उसके लिए हम लोग वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। याद रहे, अगर 2 जनरेशन है तो 2 वर्टिकल लाइन होगा, और 2 वर्टिकल लाइन कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा आगे आगे सवालों में। कपल है, डबल लाइन, बस ये 3 चीज़ों का पता होना चाहिए। उसके बाद तो फिर ये सवाल करना आसान है। आई होप मैं कुछ भूला नहीं हूँ, अगर भूल गया हूँगा तो मैं आगे आप लोग को कवर अप कर दूंगा। बट ये 5 चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, इन्हीं 5 चीज़ों पे मोटा मोटी हमारा क्वेश्चंस बनते हैं और क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे। ओके, ये थोड़ा थिक हो गया है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि फादर और मदर का जो रिलेशन होता है वो बाय ब्लड होता है, ब्रदर सिस्टर बाय ब्लड, हस्बैंड वाइफ बाय मैरिज। यहाँ पे ब्लड का कोई गेम नहीं होता, ये बाय मैरिज होता है। फादर इन लॉ मदर इन लॉ ये भी बाय मैरिज। अंकल आंट ये एक्सटेंडेड रिलेशंस होते हैं, ये थोड़े से अलग अलग रिलेशंस होते हैं, जो हमारा ब्लड भी कह सकते हैं कि हाँ ये ब्लड भी हो सकता है, और कुछ कुछ केसेस में ये थोड़ा वेरी करता है। ओके, कुछ की रूल्स मैंने यहाँ नोट किए हैं आप लोगों के लिए। जेंडर नाम से नहीं, प्रश्न के संकेत से तय करें, बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है। यहाँ पे आपको क्या करना है, सपोज वहाँ पे लिख देगा ए एंड बी आर सिबलिंग्स। सपोज मैं लिखता हूँ ए एंड बी आर सिबलिंग्स, तो आप कह सकते हो क्या कि ए बी की बहन है या बी ए का भाई है? नहीं कह सकते। ए और बी दोनों भाई बहन है, कौन भाई है कौन बहन है, यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिकेशन हम लोग भी नहीं कर पा रहे हैं। ये स्पेसिफाई करने के लिए आपको क्वेश्चन में या पैसेज में और भी ज़्यादा क्लूज होंगे, और भी बाकी क्लूज होंगे जिससे आप पता कर सकते हो। अगर मैं डायरेक्ट भी लिख देता हूँ रुचि एंड राघव आर सिबलिंग्स, तो आप कह दोगे अगर आप कहोगे कि रुचि और राघव आर सिबलिंग्स है, तो रुचि लड़की हुई, राघव लड़का हुआ, रुचि राघव की बहन हुई, राघव रुचि का भाई हुआ। आप नॉर्मली इन जनरल ऐसा कह सकते हैं, बट अगर ये सवाल में है, तो आप फिर ऐसा नहीं कह सकते। अगर ये लाइन सवाल में है तो फिर आप ऐसा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ब्लड रिलेशन का ये रूल ही है कि जब तक किसी जेंडर को स्पेसिफाई नहीं किया जाए सवाल में, तब तक आप उस पर्सन के नाम को कोई भी अपने मन से जेंडर नहीं दे सकते हैं। ये ब्लड रिलेशन का रूल है। जब तक कोई जेंडर स्पेसिफाई नहीं किया गया है किसी भी नाम का, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब तक किसी भी नाम या किसी भी पर्सन के लिए जेंडर स्पेसिफाई नहीं किया गया किसी भी क्लू से या फिर डायरेक्टली, तब तक आप उसको किसी भी तरह का जेंडर स्पेसिफाई नहीं कर सकते। अगर ये लाइन सवाल में होता तो आप रुचि को ऐसे सर्कल देके लड़की नहीं बना सकते थे, आप वेट करते अदर क्लू का, ये जानने के लिए कि ये क्या है, रुचि वाकई में लड़की है या फिर रुचि किसी लड़के का नाम है। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको बहुत कुछ यू नो मेंटली लेके चलना पड़ता है, मेंटली सोच के चलना पड़ता है। आप अभी तो सिलॉक्स चैप्टर आना बाकी, जब मैं सिलॉक्स पढ़ाऊँगा तो आपको खूब हँसी आएगी। वहाँ पे लिखा रहता है कि ऑल एनिमल्स आर बर्ड्स, ऑल बर्ड्स आर क्रोकोडाइल्स, ऐसा 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 लाइन आता है। तो कुछ चीज़ आपको मेंटली वैसा इमेजिनेटिव हो सोचना पड़ता है। पहला रूल हो गया। सेकंड, जनरेशन गैप अपवर्ड, प्रीवियस जनरेशन डाउनवर्ड, नेक्स्ट जनरेशन। सपोज मैं कहता हूँ कि
A is the father of B, who is the grandson of C। तो मैं लिखूंगा A इज द फादर ऑफ B। A इज द फादर ऑफ B, ये जनरेशन गैप है, फादर है तो मैं ये बॉक्स लगा दूंगा। B हु इज द ग्रैंडसन ऑफ C, B हु इज द ग्रैंडसन ऑफ C, C मैं यहाँ दे दूंगा। पर C को मैं दादाजी नहीं बना सकता, आप लोग के मन में आएगा C तो C का ग्रैंडसन B है, मैंने आराम से ड्रॉ ये ट्रेस कर दिया है डायग्राम, लेकिन C को मैं दादाजी नहीं बनाऊंगा। हाँ, B को मैं बॉय बना सकता हूँ, मेल बना सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रैंडसन, इसलिए। पर सी को मैं कोई जेंडर स्पेसिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया है। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। सेम जनरेशन सिबलिंग्स कजन्स आर यूजुअली ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, जैसा कि मैंने बताया था आप लोग को अभी जस्ट, कि सेम लेवल पे होंगे। मैंने बताया था ए एंड बी आर सिबलिंग्स, तो ए डैश बी, ये डैश नहीं है एक्चुअली, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि यू नो सेम जनरेशन या फिर सिबलिंग्स या कजन्स को दिखाता है। कजन्स को नहीं, कजन्स के लिए हम लोग कोई सिंबल वैसा यूज नहीं करते, वो फिर फैमिली ट्री में ही आ जाता है स्पेसिफिकेशन उसका। लेकिन ओन सिबलिंग्स के लिए हम ये हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करते हैं। आप क्वेश्चंस बनाएंगे तो आप लोग को समझ में आ ही जाएगा। नेक्स्ट, इन लॉ रिलेशन, मैरिज क्रिएट्स रिलेशन सच एज ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ। तो ये तो मैं अभी आपको समझा नहीं पाऊंगा, इसे आप स्टार करके रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन करते करते ही समझ में आएगा। एम्बिगुअस टर्म्स, स्पाउस, पेरेंट, सिबलिंग, कजन, नीड कॉन्टेक्स्ट, डोंट फोर्स अ जेंडर। जो कि बात मैंने फर्स्ट लाइन में कहा, अगर मैं कहता हूँ ए इज द स्पाउस ऑफ बी, ए भी पति पत्नी है। अगर मैं लिखता हूँ सपोज ए इज स्पाउस ऑफ बी, क्या लिखा है मैंने, ए इज स्पाउस ऑफ बी, तो इसमें कोई संदेह नहीं है, ए और बी पति पत्नी है, बिल्कुल है। अरे ये इरेजर कहाँ से आ गया, स्लाइड शो। A is the spouse of B, ठीक है, ठीक है। एम्बिगुअस टर्म्स का बोला है, स्पाउस, पेरेंट, सिबलिंग, कजन, ईटीसी। अगर मैं लिखता हूँ इज द स्पाउस ऑफ बी, तो यहाँ पे शक की कोई गुंजाइश नहीं है, शक की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई इन ए और बी पे शक नहीं कर रहा है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये ब्लड रिलेशन चैप्टर जब तक आप पढ़ेंगे, बार बार ये लाइन आपके दिमाग में क्रिएट होते रहेगा कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो आपको कॉन्टेक्स्ट के साथ ही सोचना है, भावुक नहीं होना है। एज द स्पाउस ऑफ बी तो ए को पत्नी बना दिया, नहीं, ऐसा काम नहीं करना है। जेंडर स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, पहले जेंडर स्पेसिफाई होगा पैसेज में तभी जेंडर देंगे, अगर जेंडर स्पेसिफाई नहीं होगा तो नहीं देंगे जेंडर। सपोज लिखा हुआ इज द स्पाउस ऑफ बी, इतना ही सवाल है। तो आपको सवाल पूछ दिया हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, फर्स्ट वाइफ, सेकंड हस्बैंड, थर्ड आइदर वाइफ और हस्बैंड, या फिर डी नन ऑफ दिस। तो हम लोग आंसर सी को, तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे ना, इधर वाइफ और हस्बैंड, स्पाउस है तो कुछ तो होगा, पति या पत्नी, तो वही दोनों में से कोई एक चीज होगा, इसलिए हम आइदर ऑप्शन टिक करेंगे कि दोनों में से कोई एक चीज भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ स्पेसिफिकेशन तो नहीं दिया हुआ है इसलिए। पेरेंट भी आ रहा है, डायरेक्ट नहीं माँ बना देना है या पापा बना देना है, कुछ नहीं। सिबलिंग के लिए तो मैंने आपको बोला ही पॉइंट नंबर 3 में
कि हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, बट किसी को ब्रदर या सिस्टर डायरेक्ट नहीं बना देना है। कज़न का केस थोड़ा अलग होता है, वो तो फैमिली ट्री के साथ ही नॉर्मली आ जाता है। हाँ, कुछ मैं आपको निंजा टेक्निक बताना चाहूँगा। कुछ निंजा टेक्निक मैं आपको बताना चाहूँगा कैसे आप ब्लड रिलेशन के सवालों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है रीड। आपको बहुत अच्छे से पैसेज को रीड करना है। कितना भी बड़ा पैसेज है, कितना भी छोटा, ये नहीं कि हम तो आखिर हम हैं, हमसे ना टकराना, ये चीज़ आपको नहीं सोचना है, क्योंकि हो सकता है कि उसके कोई छोटा सवाल के बाद कोई बड़ा सवाल हो जो आपको मार दे दे। इसीलिए स्किम करना है अच्छे से पैसेज को। हो सकता है कि पहला लाइन आप अच्छे से ड्रॉ कर लो और दूसरा लाइन का क्लू कनेक्ट हुआ नहीं, क्लू को कनेक्ट करना है। वर्बल रीजनिंग की एक खासियत है कि आपको क्लूज को कनेक्ट करना होगा। अगर आपको क्लूज को कनेक्ट करने आ गया, यू विल मास्टर वर्बल रीजनिंग। फिर कुछ नहीं है आपके लिए वर्बल रीजनिंग। इट इज़ अ कप ऑफ टी फॉर यू, इट विल बी अ कप ऑफ टी फॉर यू। तो वर्बल रीजनिंग का काम ही आपको क्लूज को कनेक्ट करने के लिए आना चाहिए। अगर आपको क्लूज को कनेक्ट करने आ रहा है तो यू हैव मास्टर्ड इट। सबसे पहला चीज़ है रीड। तो आपको अच्छे तरह से उसको रीड करना है, बहुत अच्छे से। रीड करने के बाद कुछ समझ में आएगा कि कहाँ से हम लोग क्लूज को कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। हो सकता है कि पहला लाइन में हमारा एक एक डायग्राम ट्रेस हो रहा है, लेकिन सेकंड लाइन वाला क्लू कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, थर्ड वाला भी नहीं हो रहा है, फोर्थ हो रहा है, तो फिर आप तो पागल हो जाओगे। इसलिए रीड, मैंने यहाँ पे लिखा है रीड। सबसे पहले आपको रीड करना है। फर्स्ट लाइन का क्लू अगर फोर्थ लाइन से कनेक्ट हो रहा है तो आपको फर्स्ट लाइन का क्लू फोर्थ लाइन से कनेक्ट करना है, बाकी दोनों लाइन को इग्नोर करना है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या पता, हो सकता है कि चौथा लाइन का क्लू थर्ड लाइन से कनेक्ट हो, थर्ड का फिफ्थ से हो, फिफ्थ का फिर लास्ट में टू से हो, फिर आपका पूरा डायग्राम रेडी हो, पूरा स्ट्रक्चर आपका रेडी हो। ऐसा भी होता है। तो इसलिए रीडिंग इज इम्पॉर्टेंट। मार्क, स्पेशली फॉर ब्लड रिलेशन, मार्क। कोई भी जेंडर, जैसे जैसे जेंडर स्पेसिफाई होते जा रहा है वैसे वैसे जेंडर आपको मार्क कर देना है, बिना किसी डाउट के। वरना अगर आप भूल जाओगे तो फिर आप जेंडर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि ए के अंकल जी हैं तो जी अंकल होगा कि आंटी होगा, क्योंकि मुझे डाउट हो रहा है ए मेल होगा या फीमेल होगा, मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये चीज़ होता है। मैं कोई बात बोल रहा हूँ तो मैं एक्सपीरियंस से बात बोल रहा हूँ। मैंने सारी चीज़ें स्टूडेंट्स में भी देखी है, मैंने खुद भी फेस किया है, तो इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ आप लोगों को। मार्क करते जाना है जेंडर को, एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं है, एकदम अच्छे से जॉट डाउन करना है पॉइंट दिमाग में। नहीं होता है तो साइड में कहीं लिख लेंगे। 2 मिनट लग रहे हैं सवाल को, हम 2.5 मिनट लगाएंगे। कुछ वैसा सवाल होता है जिसके लिए 2 मिनट लग रहा है, 2.5 मिनट लगाएंगे, लेकिन गलत नहीं बनाएंगे। अगर 5 सवाल हमारा इन 2.5 मिनट से जुड़ा हुआ है तो 2 मिनट में हम 5 सवाल गलत नहीं करेंगे, 2.5 मिनट में 4 सही करना पसंद करेंगे। ये स्ट्रेटजी होना चाहिए। ड्रॉ, फिर क्या करना है, फिर हम लोग को फैमिली ट्री ड्रॉ करना है। साथ ही साथ काउंट, जनरेशन गैप और मैरिज लिंक, ये सबको अच्छे तरह से काउंट कर लेना है। और क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट भी चेक कर लेना है कि हाँ, ये सारा रिक्वायरमेंट हमारे स्ट्रक्चर से मैच हो रहा है। अगर कुछ भी मैच नहीं, अगर कुछ भी एक चीज़ जो मिस हो जाता है, फिर गड़बड़ है, फिर आपके स्ट्रक्चर में गड़बड़ है। एक बात मैं कहना भूल गया था कि पैसेज पढ़ने से पहले, पैसेज के पहले कहीं रिक्वायरमेंट दिया रहता है कि a family of 8 persons with 2 married couples and 3 generations consisting persons this are there। ऐसा करके रिक्वायरमेंट वो अपना लिखता है। तो रिक्वायरमेंट को भी आप अच्छे से अपने दिमाग में जॉट डाउन करके रखें। ये रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है रखना। उसके बाद पैसेज को स्किम करें, फिर आगे ट्रेस करते जाएं, और उसके बाद फिर एक बार आप पैसेज से एक बार चेक कर लें, वेरीफाई कर लें। आई होप ये चीज़ क्लियर होगा आप लोग को। आगे बढ़ते हैं, चलिए सीधा सवाल पे चलते हैं बिना किसी देरी के। ए इज द फादर ऑफ बी। तो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे ए इज द फादर ऑफ बी। ठीक है,
बी इज द मदर ऑफ सी। देखिए ए बी के बारे में बात हुआ है तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया आराम से। उसके बाद फिर से दोनों में से किसी एक इंसान के बारे में बात होना चाहिए। कोई भी वर्ब रिलेटिंग का टॉपिक है, भी सीटिंग, पजल, डिस्टेंस, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर, रैंकिंग भी। कोई भी स्टेटमेंट आपको 2% के बारे में बोलता है, कभी कभी 3 ही बोलता है, लेकिन मैं 2 के बारे में बोल रहा हूँ। ए इज द फादर ऑफ बी सपोज, तो मैंने यहाँ पे स्ट्रेस किया ए इज द फादर ऑफ बी। उसके बाद ये दोनों पर्सन या ये दोनों कोई भी चीज भी है, इन दोनों से रिलेटेड आपका अगला क्लू है तो वो क्लू कनेक्ट होगा। अगर दोनों ही नहीं है अगले क्लू में तो कनेक्ट नहीं होगा, फिर आपको आगे आगे स्किम करना होगा, आगे पढ़ना होगा। तो चूंकि यहाँ दिया हुआ बी इज द मदर ऑफ सी, तो हम लोग यहाँ पे बनाएंगे बी को फीमेल बना देंगे, यहाँ मदर ऑफ सी कर देंगे। सी इज द ब्रदर ऑफ डी, सी इज द ब्रदर बना देंगे, मतलब बॉय बना देंगे, ऑफ डी मेल बना दिया मैंने। अच्छा डी का जेंडर स्पेसिफाई है क्या? नहीं, तो फिर डी को हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। तो यही हमारा स्ट्रक्चर है, ओवरऑल स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे एक सवाल है, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? ए डी का क्या होगा? तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे एक इसका अननोन हस्बैंड को हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, ये मेल है, ठीक है। ए बी के पापा है और सी के ग्रैंड पापा है, तो सी का सिबलिंग है डी, तो ए तो डी का भी ग्रैंडफादर हुआ, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ग्रैंडफादर। ठीक है, इस तरह से हम लोग को सवाल को अप्रोच करना है। अगर आपसे पूछता हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, नहीं पता, कैन नॉट बी डिटरमाइन, द आंसर इज कैन नॉट बी डिटरमाइन। अगर मैं आपसे पूछूं हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। डी का आप किसी से भी रिलेशन पूछ लीजिए, वो कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा। क्यों? क्योंकि डी का जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है। तो चूंकि जी का जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है तो जी का रिश्ता भी हम लोग स्पेसिफाई नहीं कर सकते। हाँ, अगर ऑप्शन में अगर ऐसा कुछ हो जाए, मैं सारी संभावनाएं आप लोग को बता देना चाहता हूँ। अगर हो जाए हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, ठीक है, और ऑप्शन में रहे ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड चिल्ड्रन और एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, 4 ऑप्शन रहे, तो आप किस ऑप्शन पे टिक लगाएंगे? अगर आप कैन नॉट बी डिटरमाइंड कह रहे हैं तो आप गलत है यार। ग्रैंड चिल्ड्रन तो है ही, तो हम लोग ग्रैंड चिल्ड्रन पे टिक लगाएंगे। ग्रैंड चिल्ड्रन हमारा सही जवाब होगा यहाँ पे। ग्रैंड चिल्ड्रन में तो खुद जेंडर स्पेसिफाई नहीं है, इसलिए ग्रैंड चिल्ड्रन इसलिए क्योंकि वहां पे डी तो और 2 जनरेशन नीचे हो गया ए से, तो वो जाहिर सा बात है कि वो ग्रैंड चाइल्ड ही होगा, इसलिए ग्रैंड चिल्ड्रन पे हम लोग राइट आंसर टिक करेंगे। इस टाइप का भी सवाल आपको कभी कभी पूछा जाता है, मैंने आपको सारी संभावनाएं बता दी। ये सवाल कीजिए। एक मिनट का वक्त देता हूँ आपको, ये सवाल जरूर कीजिए। चलिए इस सवाल को देखते हैं। P इज द सिस्टर ऑफ Q,
जाहिर सा बात है यहाँ पे पी को हम लोग फीमेल बना देंगे, सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन सिस्टर ऑफ क्यू। भूलना नहीं है, सिबलिंग्स के लिए हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन देते हैं, जनरेशन के लिए वर्टिकल लाइन देते हैं। आई होप आप लोग को याद हो रहा होगा। क्यू इज द फादर ऑफ आर, क्यू इज द फादर ऑफ आर। क्योंकि क्यू आर का फादर है तो एक यहाँ पे अननोन वाइफ बना देते हैं, कभी मान लो आ गई तो। आर इज द ब्रदर ऑफ एस, आर इज द ब्रदर ऑफ एस। चलो आई तो नहीं क्योंकि वाइफ, इतने में ही काम चलाते हैं। हाउ इज पी रिलेटेड टू एस, पी एस का क्या होगा? अच्छा, पी क्यू की क्या हो गई? बहन। और एस क्यू का बच्चा, तो पी क्यू की क्या रहेगी? बुआ, बुआ, मौसी, चाची, एक और क्या होता है यार, मामी। इन चारों को अंट बोला जाता है। और फूफा, मौसा, चाचा और मामा, इन चारों को अंकल बोला जाता है, कोई वैसा स्पेसिफिक नहीं है। ये एक एडिशनल बात है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि बुआ, मौसी, मामी और चाची, चारों को अंट से डिनोट किया जा सकता है। अगर बोला है कि ए इज़ द अंट ऑफ बी, तो ज़रूरी नहीं है कि चाची होगी, मामी भी हो सकती है, मौसी भी हो सकती है, बुआ भी हो सकती है। अगर बोला है ए इज़ द अंकल ऑफ बी, तो ज़रूरी नहीं है कि अंकल ही, चाचा ही होंगे, हो सकता है मामा भी हो, फूफा भी हो, मौसा भी हो। और अगर मामा, फूफा, मौसा या फिर मामी, बुआ या मौसी है तो फैमिली ट्री थोड़ा सा अलग टाइप का बनता है। तो ये सब बातों का ध्यान रखना है, दिमाग को खोल के रखना है, दिमाग का अंजर पंजर बिल्कुल ठीक रखना है, तभी जाके हमारा क्लू अच्छे से कनेक्ट होगा और हम लोग गलती करने से बचेंगे और एक एरर फ्री स्ट्रक्चर रेडी करेंगे जिससे हमारा सारा सवाल का जवाब हम लोग को सही सही मिले। आगे और भी सवाल है जो मैं आप लोग को करवाऊंगा, ये सवाल आप लोग करके आइएगा। ये थोड़ा सा है तो इजी, लेकिन मैंने यहाँ पे एडवांस लिख रखा है क्योंकि थोड़ा सा आप लोग को समझ में आएगा। ये सवाल आप लोग कीजिएगा। बाकी अगले क्लास में हम लोग एसएससी के कुछ क्वेश्चंस पे बात करेंगे और उसके अगले क्लास में हम लोग बैंकिंग के कुछ क्वेश्चन पे बात करेंगे और उसके अगले क्लास में हम लोग मेंस के कुछ क्वेश्चंस पे बात करेंगे। एंड उसके बाद फिर मतलब ब्लड रिलेशन के हम लोग 5-6 लेक्चर्स लेंगे। मैं 5-6 लेक्चर्स लूँगा ब्लड रिलेशन का, जिससे आप लोग का सारा एसएससी, रेलवे, बैंकिंग तीनों कवर हो जाए और ठीक ठाक क्वेश्चंस करा दूँगा, जिससे आपका सारा एग्ज़ाम प्री और मेंस दोनों कवर हो जाए। ज़रूरत होगा तो 6-7 लेक्चर्स ले लूँगा, 7 लेक्चर्स, आई होप 7 लेक्चर्स इनफ होंगे। आज तो इंट्रोडक्टरी सेशन हो गया, दो लेक्चर्स आई गेस एसएससी और रेलवे के लिए इनफ होंगे, 2 या 3, और 3 और 4 मैं ले लूँगा बैंकिंग के लिए, 2 प्रीलिम्स के लिए ले लूँगा, एक क्लर्क लेवल के लिए, एक पीओ लेवल के लिए और 2 प्रॉपर मेंस लेवल के लिए। फिर जाके हमारा ब्लड रिलेशन ख़त्म होगा। उसके बाद मैं पॉसिबल होगा तो कुछ क्वेश्चंस आप लोग को दे दूँगा और ब्लड रिलेशन के नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दूँगा। इसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम्स को देना और मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन देने की। बाकी चलिए आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।